न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। में बस मोटरसाइकिल की टक्कर से एक की मौत। फर्जी मार्कशीट के मामले में 3 आरोपी को 1.5 साल की सजा। भूमि पूजन के 7 माह बाद भी नहीं बनी वार्ड नंबर 4 की सड़क। 2 माह बाद भी नहीं हुआ पुनी सरपंच के पुत्र की मौत के मामले का खुलासा। पिता ने उठाई जांच की मांग। बालाघाट सिवनी मार्ग जर्जर, दुर्घटना को दे रहे आमंत्रण। एसडीएम अवकाश पर, जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे अभ्यर्थी। केंद्र सरकार ने बढ़ाया धान का समर्थन मूल्य, किसान नहीं है संतुष्ट। और नक्सलियों के गढ़ में एसपी कलेक्टर ने सुनी जनता की आवाज। और अब खबरें विस्तार से। जिले के रूपझर थाना अंतर्गत बैयर रोड उकवा समनापुर के पास बस ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी और उनकी 1.5 माह की बेटी घायल हो गई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया, जहां घायल युवक की मौत हो गई। मृतक घनश्याम टेकाम 45 वर्ष 4 टोला बैयर निवासी है, जिसकी पत्नी वर्षा टेकाम 40 वर्ष, बेटी सरिता टेकाम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 4 जुलाई को 12 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने पत्नी बेटी को लेकर मोटरसाइकिल से बालाघाट आ रहा था। शहर के सौंदर्यीकरण और बढ़ते अतिक्रमण के जाल को कम करने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त मुहिम शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह से ही तहसीलदार राम बापू देवांगन के नेतृत्व में नगर पालिका और जिला प्रशासन का अमला एक बार फिर शहर के काली पुतली से अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत की। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पालिका कर्मचारी और अतिक्रमणकारियों की एक बार फिर छुटपुट कहासुनी भी दिखाई दी। आपको बताएं कि नगर पालिका कर्मचारी अस्थायी तौर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य कर रहे हैं। नाली के अंदर है ना, नाली है, नाली के अंदर ये कैसी बात कर रहे हैं, इसको समझा हेल्प कर रहे हैं। अरे ठीक है, अतिक्रमण हटाओ के प्रमुख तहसीलदार रामबापू देवांगन बताते हैं कि वर्तमान समय में एक बार फिर कलेक्टर के आदेश पर शहर के भीतर अस्थायी तौर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू की गई है। भविष्य में बड़े और चिन्हित निर्माण कार्य को तोड़ने की मुहिम भी शुरू की जाएगी। जैसे कि पूर्व मालियों में कलेक्टर महोदय के द्वारा नगर के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से शहरों में तक फैले हुए जो अस्थायी प्रकार अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई पूर्व में की गई थी। और कल से पुनः जो मुख्य मार्ग है हमारे बालाघाट शहर का, उसमें जो दुकानदार रोड पर सामग्री रखकर सड़कों को जाम कर देते हैं, कल से अभियान चल रहा है। आज भी अभियान चल रहा है, जहाँ पर इस तरह की सामग्री हमको मिलेगी हम जब्त कर लेंगे और दुकानदारों को अंतिम संजाइश दी जा रही है। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिले के भीतर अब सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब सरकारी भवनों में संचालित होगी। यहां आदेश कलेक्टर दीपक आर्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट को दिया, जिसके बाद लगातार आंगनवाड़ियों का सरकारी भवनों में स्थानांतरण किया जा रहा है। लेकिन अब भी 1 सैकड़ा से अधिक आंगनवाड़ियों को सरकारी भवनों का इंतजार है। बीते कुछ महीनों से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायत मिल रही थी कि सरकार किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी का किराया नहीं भेज रही है। इस बात को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने यह आदेश दिया कि आंगनवाड़ियों के निकट जो भी सरकारी भवन उपलब्ध है उसमें व्यवस्थाओं के हिसाब से आंगनवाड़ी को संचालित किया जाए,
जिससे भविष्य में भी आंगनवाड़ी संचालन व किराए जैसी परेशानी से निजात मिल सके। निश्चित ही इस मुहिम का महिला बाल विकास ने पालन किया और आंगनवाड़ियों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताती है कि हमें वरिष्ठ स्तर से पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन शासकीय भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आंगनवाड़ी स्थानांतरित नहीं की जा सकी है। आदेश तो आ चुके हैं हमको भी कि सरकारी भवन में लगाया जाए, पर भवन भी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम इसी पे रुके हुए थे अभी तक। किराए के भवन में संचालित कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बोले नहीं कि अपने सुपरवाइजरों को? नहीं, लिखित में मैंने पंचायत में दे चुकी हूँ और पंचायत में सचिव की साइन वगैरह किया हुआ कागजात भी मेरे पास में। और उसका कहना है कि सामुदायिक हॉल में लगाने के लिए देंगे। कब आपने ये प्रक्रिया अपनाई थी? आपने ये करीबन 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह हुआ है। हाँ। तो लेकिन अभी तक अलॉट नहीं हुआ है? नहीं। जिला महिला बाल विकास अधिकारी लीना चौधरी बताती है कि उपलब्धता के अनुसार आंगनवाड़ी को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी जो भवन है, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र को किराए से चलते थे, उनमें से कलेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी हम लोगों ने मुहिम चलाई कलेक्टर साहब के निर्देशन में। तो जितने भी आंगनवाड़ी भवन जो किराए से चल रहे हैं उनको अन्य शासकीय भवनों में हमने शिफ्ट करने की कार्रवाई की थी। तो इसमें हमने करीब 169 केंद्र हम लोग अभी तक आज दिनांक तक शिफ्ट करा चुके हैं। वैसे कुछ केंद्र देखा गया जो आज भी जर्जर भवनों में लग रहे हैं। तो वो जो जर्जर भवनों में लग रहे हैं उसके लिए भी हमने CDPO को पत्र जारी किए हैं कि उसका पूरा डिटेल हमें दे दें कि कितना उसका कितने किस कंडीशन में है, तो उनको भी हम लोग उसकी स्वीकृति के लिए भी प्रयास करें। मैडम, और कितने वैकेंसीज रह चुके हैं शिफ्ट करने के लिए? करीब 300 समथिंग रह गए हैं। बीते दिनों राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई। बालाघाट की जिला पंचायत CEO PC शर्मा का स्थानांतरण उनके मूल विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कर दिया गया। उनके स्थान पर जबलपुर में जिला पंचायत CEO के पद पर पदस्थ 2013 बैच के IAS अधिकारी रजनी सिंह को बालाघाट जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया, जिन्होंने 4 जुलाई को अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान वे कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों से रूबरू भी हुई। शहर के वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला में सड़क निर्माण के लिए 7 महीने पहले नगरपालिका ने भूमि पूजन किया और उसे भूल गई। नतीजा, बारिश शुरू होते ही क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। कोई नगरपालिका को कोस रहा है तो कोई नगरपालिका चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहा है। वार्ड नंबर 4 में 11,51,000 रुपए की लागत से 400 मीटर लंबी CC रोड का निर्माण किया जाना था। 5 अक्टूबर 2018 को इस सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्य कर दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। स्थानीय निवासी राधेलाल बताते हैं कि नगरपालिका पार्षद से लेकर कोई भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा, अब बारिश में सड़क पर चलना मुश्किल है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। तक तो रोड बना ही नहीं है। वो अध्यक्ष आकर के बोर्ड टंगाया उन्हें पूरा, उसके बाद में रोड नहीं बन रहा है। सब ध्यान नहीं देना, पार्षद ध्यान दे रही है। और नाला भी नहीं बन रहा है। रोड कीचड़ काचड़ में पूरा, जब बच्चे वो स्कूल जा रहे हैं फिर कीचड़ से जा रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है? 40 साल हो गए इसको। तो बरसात के दिनों में क्या पानी भर जाता है? क्या पानी भर जाता है? पूरा रोड से पूरा पानी भर जाता है। इधर कीचड़ पे आना जाना करते थे। स्थानीय निवासी मुन्नीबाई डोंगरवार बताती हैं कि सड़क नहीं बनने के कारण चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है और समस्या अधिक हो रही है। 25 साल से इस वार्ड में निवास कर रहे हैं और दर्जनों बार गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता, जिस कारण आज इस सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। समस्या ये है कि यहाँ कीचड़ बहुत है। हम पानी लेकर जाते हैं तो भड़ा भड़ा गिरते हैं। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो गिरते हैं। उनके कपड़े लत्ते पुस्तक काफी सब भर जाते हैं। हम क्या करें गरीब आदमी? कितने सालों से आप लोग गुहार लगा रही कि इसका निर्माण कराया जाएगा? 25 साल से यहाँ बैठे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है? वोट देते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं। हम लोग यहाँ परेशानी काट रहे हैं। ये बात क्या हुई? कोई नहीं सुनाई कर रहे हैं। इस रोड का सेक्शन हुआ, पैसे आया, पैसे गए कहाँ? ये गए कहाँ पैसे? उधर की रोड बन गई, इधर की रोड बन जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा है तो हम लोग, हमारे बच्चों की परेशानी भी तो देखो कम से कम कि बच्चे गिर रहे हैं, उनकी काफी पुस्तक गीले हो रहा है, नाले में बह रहा है बच्चे। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि आप लोगों का मिलेगी आपको सुविधा? इसमें सुविधा मिलेगी, लेकिन करने वाले कर नहीं रहे हैं।
बात ये है। साइदा कुरैशी बताती हैं कि नगर पालिका केवल वार्ड वासियों को आश्वासन दे रही है। भूमि पूजन हो गया, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 1 महीने के अंदर सड़क निर्माण कार्य हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। यही परेशानी है, रोडों की परेशानी है। बना क्यों नहीं रहे? मगर बना क्यों नहीं रहे? हमको आश्वासन दे के जा रहे हैं। अध्यक्ष साहब आए और देख के गए, उसके बाद में बोले कि हम लोग ये उद्घाटन करें, उसके बाद बोले हम लोग बोले इसी महीने में सामान डाल देते हैं। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये 4, 5, 6 महीना हो गया। फिर अभी बीच में आए इलेक्शन का टाइम, फिर भी बोले आपको समस्या हल हो जाएगा बोले। तो अभी तक समस्या हल नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे आप सबक सिखाने के लिए? अब क्या करेंगे? यही काट ही रहे हैं। अब अभी आ रहा है चुनाव, एक और अधिकारी जनप्रतिनिधि अभी एक और चुनाव आ रहा है ना, आएंगे ना ये लोग हैं। वो पार्षद को बोल के था कि चलो वहाँ बोलोगे, तो हम क्या बोलेंगे? कितने बार बोलेंगे? कितने बार जाएंगे मोहल्ले वाले काम धंधा छोड़ के? काफी सालों से आप जो भी आएंगे यहाँ पे चुनाव के लिए समय वोट मांगने को, फिर हम लोग को भी बहिष्कार कर देंगे, नहीं देने वाले वोट किसी को। कोई आएंगे ही नहीं, घुसने ही नहीं देंगे मोहल्ले में। तो मगर वोट तो आपका अधिकार है, वोट देना ही। वोट उसमें डाल दे लोटा में, उसमें क्या काम ही नहीं करते ना, इसलिए क्या मतलब किसी को वोट देने से? बोल देंगे भैया बना देंगे, कहीं जमाने हो गया। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज ने नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे से दूरभाष पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला की सड़क के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। 1 माह के भीतर काम शुरू हो जाएगा। परसवाड़ा क्षेत्र के हट्टा, सालेटेका, भरवेली, लामता, परसवाड़ा में बिजली की समस्या जानने के लिए परसवाड़ा विधायक ने अपने निवास स्थल पर बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की थी, जिसमें बीते 15 दिनों से चल रही परेशानी के विषय में बारीकी से जानकारी ली गई और उसकी समीक्षा की गई। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने से चर्चा के दौरान बताया कि बीते दिनों से क्षेत्रवासी यही जानकारी दे रहे हैं कि बिजली बिल की बहुत ज्यादा समस्या है। छोटे छोटे घर में रहने वाले लोगों के बिजली बिल 5,000 और 7,000 तक आ रहे हैं। इसके साथ ही असमय कटौती की परेशानी दूर की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी आज मैंने बैठक बुलवाया था। अभी लगभग 15 दिन से हमारा भरवेली, हमारा सालेटेका, हमारा लामटा, परसवाड़ा में जो बिजली की समस्या आ रही थी, उन समस्याओं को जानने के लिए मैं अधिकारियों को बुलाया था और उनसे चर्चा करने उपरांत मैंने देखा कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हम जब भी गांव में जाते थे, बिजली की बिल की समस्या हमारे पास में आती थी। तो आज हमारे अधिकारी आने की जैसे हमारे लोगों को सूचना मिली, तो सारे के सारे लोग अपने बिजली बिल लेकर आए। कई लोगों का 5,000 है, कई लोगों का 6,000। तो मैंने अधिकारी से कहा कि बिजली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 200 रुपये लेते थे, लेकिन आज 6,000, 7,000, 8,000। अब हम बोलते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये अभी हमारी जनता है जिन्होंने बिजली बिल लेके आए हैं, और मैंने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल की समस्या का समाधान करें, और जो हमारे रात में कटौती होती है। शहर के वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला फिल्टर प्लांट के निकट ढीमर समाज समिति और स्थानीय लोगों ने मिलकर पौधारोपण किया। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि इस वर्ष की भीषण गर्मी ने इस बात की याद दिला दी है कि पर्यावरण सुरक्षा बहुत अधिक जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर वेनगंगा के तट पर पौधारोपण किया जा रहा है। मां वेनगंगा के पावन तट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे पूरे ढीमर समाज के समिति की तरफ से, हम सभी वार्डवासियों की तरफ से पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए और आने वाले समय में अच्छी मात्रा में बरसात हो, यही कामना करते हुए पूरे मां वेनगंगा के किनारे में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराने की शुरुआत आज की गई है। हम पूरे किनारे में वृक्ष लगाएंगे और इसके अलावा शहर के जिस हिस्से में भी हमको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है, जहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया जा सके, वहाँ पर भी हम लोग वृक्ष लगाने का काम करेंगे। वृक्ष लगाने का मुख्य कारण ये है कि इस बार ग्रीष्म ऋतु में आप सभी लोगों ने देखे कि माँ वैनगंगा का पूरा जल स्तर डाउन हो गया था, नदी में पानी नहीं था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें और जहाँ भी वृक्षारोपण करने की जगह है वे बताएं, हमारे द्वारा वहाँ पे जाके वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा और वृक्ष लगाने से वाटर लेवल हमेशा बना रहे, यही कामना करते हुए हम लोग आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम। केंद्र की
मोदी सरकार ने एक दिन पहले घोषणा की कि आगामी खरीफ फसल में धान का समर्थन मूल्य अब 1835 कर दिया जाएगा। यह खबर निश्चित ही उन किसानों के लिए सुखद होगी जो बीते कई दिनों से समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यह मूल्य भी कम बताया जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह बढ़ती महंगाई और चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं करने की बात सामने आ रही है। किसानों ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश केंद्र शासन को समर्थन मूल्य 2500 कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी उसका मूल्य 2500 कर दिया गया है। खैरी निवासी भरतलाल अटराहे बताते हैं कि सरकार ने जो समर्थन मूल्य में वृद्धि की है उससे हम खुश नहीं हैं। खाद और बीज के दाम बढ़ गए हैं। कम से कम 2500 नहीं तो 2200 रुपए ही धान का मूल्य कर दिया जाना था। नहीं है, सही नहीं है। खाद का रेट बढ़ गया तो क्या होना था आपको? कम से कम 2500 नहीं 2200 कुछ बढ़ना था धान का रेट। बहुत कम बढ़ा रहे, 100 रुपये बढ़ा रहे, दान दे रहा है ऐसे बढ़ा रहे। तो खुश नहीं आप लोग? नहीं खुश नहीं है, महंगाई बहुत होगी। बगदरा निवासी हेमराज लिल्हारे बताते हैं कि किसानों को जो धान उत्पादन करने के लिए जो लागत लगती है उसका मूल्य दिया जाना चाहिए। 1 एकड़ में किसान को 10,000 से 12,000 तक लग जाता है। कम से कम दाम 2200 रुपए समर्थन मूल्य होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, 1835 कर दिया। क्या आप लोग खुश है क्या ना खुश है इससे? नहीं, उससे कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? किसान को जो लागत लगता है धान पकाने के लिए उसका लागत का मूल्य चाहिए। कितना लागत लग जाता है किसान को? 1 एकड़ में किसान को 10,000 से कम ऊपर लगता है। 10,000 12,000 का लागत लगता है। तो क्या होना चाहिए था इसमें? इसमें रेट कम से कम 2200 होना चाहिए। तब किसान को फायदा पड़ता है, जब किसान नियम पे आ सकता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या गुहार लगा रखते हैं? किसान हम ये चाहते हैं कि उसका जो लागत का मूल्य है वो दे दिया जाए, क्योंकि हमको कर्ज माफी से भी जरूरत नहीं है। किसान को जो लागत लगता है उस लागत का मूल्य चाहिए, किसान खुद ही अपने से पटाएंगे। भवानी प्रसाद लिल्हारे निवासी खुरसौड़ी 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य कर दिया जाए। कर्जा माफ और विभिन्न तरह की योजना, किसान कर्ज माफ, फसल का पैसा माफ सहित अन्य योजना सरकार ना भी चलाए तो फर्क नहीं पड़ता। 2500 चाहिए ना, 2500 होना चाहिए किसान का धन का रेट मूल्य। अच्छा, 2500 क्यों चाहिए था किसान का रेट? 2500 मिलने में क्या है, सब लंथन लोचा खत्म हो जाएगा। ये सब जो लोचा रहता है, कर्जा माफ करो, ये माफ करो, ये सब खत्म हो जाएगा। तो मतलब धान का रेट बढ़ना चाहिए, समर्थन मूल्य धान का रेट बढ़ना चाहिए। और ये जो इनने जो बढ़ाया 1835, पिछली बार 1735 1750 था। क्या बढ़ाया उन्हें? तो 80-70 रुपये बढ़ाया, क्या बढ़ा दिए? कल तो बढ़ा दो, 2000 तो कम से कम करे। बोलते ऐसा देते दान जैसे बोल दो ना, दान जैसे 80 रुपये 70 रुपये दे रहे, जैसे दान दे रहे किसान को। खुश नहीं है आप लोग? मतलब खुश नहीं है आप लोग? खुश काहे का खुश है उसमें? पाथरवाड़ा निवासी टेकचंद आमिलकर बताते हैं कि सरकार ने महज 85 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य 2500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी समर्थन में 2500 रुपए कर दिया जाना चाहिए। इससे हम संतुष्ट नहीं है। ये जो 85 रुपये बढ़ा है, 85 रुपये बढ़ाने से कुछ नहीं होता। कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए। यहाँ से छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये कुंटल धान दे जा रही है और यहाँ मध्य प्रदेश में 85 रुपये बढ़ा देने से क्या होगा? कम से कम 2500 रुपये कुंटल करे। क्या वहाँ के किसान धान दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं? मिट्टी। हम भी तो धान दे रहे हैं ना। तो कम से कम 2500 रुपये कुंटल कर दे। ये कर्जा वर्जा माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान नहीं चाहता कर्जा माफ। 2500 रुपये कुंटल कर दे, किसान अपनी जगह संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों की मदद कर रहे हैं। 1750 से बढ़कर 1835 समर्थन मूल्य कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों के हित में है। आप सब जानते हो कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान के हित के लिए काम करते हैं और अभी किसान समृद्ध निधि के माध्यम से भी 6,000 रुपये प्रति एकड़ हमारे किसान को, प्रति हेक्टर हमारे किसान को देने की बात हमारे मोदी जी ने की थी। हमारे प्रदेश की सरकार ने हमारे किसानों के साथ में दुर्व्यवहार जिस प्रकार से कर रहे हैं, आज 1750 से बढ़ाकर 1835 रुपये अब हमारे किसान को सपोर्ट प्राइस मिलेगा। निश्चित रूप से मोदी जी ने किसानों के हित में ये निर्णय लिया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का
स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और हमारे किसानों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। सर, लेकिन जब हमने किसानों से बातचीत की तो किसानों का कहना है कि 1835 रुपये जो बढ़ा गया वो हमारे मेहनत का नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर में हमारे केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये तो हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री का भी कोई जवाबदारी है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने 200 रुपये हमारे किसान को बोनस के रूप में लाभ देकर हमारे किसान के धान के उपज को बढ़ाने का काम किया। यदि हमारा राज्य सरकार भी यदि किसानों को बोनस के रूप में अगर पैसा देगा तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा। देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की भी जवाबदारी है, उसको भी करना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, जब चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने वादा किया था कि जो आपकी लागत मूल्य है उससे आपका समर्थन मूल्य अधिक रहेगा, लेकिन सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर रही है, किसानों के साथ छलावा कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जब वो चुनाव पर उतरी थी तो उन्होंने किसानों से वादा किया था कि आपके एमएसपी मूल्य जो रहेगा वो आपकी लागत मूल्य से दुगना हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने 2500 रुपये किसानों का रेट किया है धान का, उसी प्रकार से केंद्र गवर्नमेंट द्वारा भी इन्हें समर्थन मूल्य के रूप से 2500 रुपये करना चाहिए था। हमारी सरकार यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट में वो इसमें प्रयास रहता है। बहुत जल्दी हमारी सरकार द्वारा भी किसानों को जिस प्रकार से वादा किया था, हमारी सरकार आज की तारीख में जिस प्रकार से कर्जा मुक्ति के लिए किसानों के लिए तत्परता से काम कर रही है, उसी प्रकार से किसानों की धान का मूल्य बढ़ाने का भी निश्चित तौर पर कुछ समय बाद हमारा भी रेट ओपन हो जाएगा और बहुत जल्दी किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र गवर्नमेंट ने छलावा किया किसानों के साथ, वो निंदनीय है। मेरा मांग है केंद्र की गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द किसानों का जो धान के मूल्य वो 2500 रुपये करनी चाहिए। पद्मेश न्यूज के लिए बालाघाट से महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र में एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें स्कूल के करीब 2 लाख बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड स्कूल स्तर पर बनाए जाएंगे और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अस्वस्थ बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे जिले में ये एक नई पहल हमने हमारे माननीय सर के निर्देशन में चालू किया है और इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे में स्वास्थ्य के प्रति जो भी उसकी समस्या है या स्वास्थ्य में जो उसकी आवश्यकता है उस कार्ड में अंकित रहेगा, तो उससे एक जो है वो निकलेगा कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं, उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह की कोई भी समस्या यदि उस बच्चे में है तो वो इस कार्ड में अंकित रहेगी, तो उससे एक एनालिसिस किया जा सकता है उस बच्चे। नगर के बीआरसी कार्यालय में आज शासकीय स्कूलों के प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर डीपीसी श्री अंगुरे, बीआरसी नरेंद्र राणा मौजूद रहे। इस बैठक में डीपीसी अंगुरे के द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और पालकों ने अपने बच्चे का पता चेंज नहीं करवाया है। ये काम आपको करना है लिखित में, मौखिक नहीं करोगे। लिखित जानकारी होना चाहिए ताकि आपको भी रहे कि हमने इसको जानकारी दिया है, उसका सबूत आपको देगी। उनका नाम पोर्टल में नहीं आ रहा है तो उनकी आईडी चेक कीजिए और पता चेक कीजिए, पता में क्या अंतर है और क्या होना चाहिए, तो उनके पालक को बुलवाइए। हमने पिछले बार ही कहा था कमिश्नर साहब का जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप में जो साला परिवार है यानी शिक्षक और बच्चे ये मिल। नया शैक्षणिक सत्र हमारा प्रारंभ हो चुका है और नए शैक्षणिक सत्र में हमने समस्त प्रधान पाठकों को यहाँ पर बुलाया है। विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी, जिसमें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना मुख्य है। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तक वितरण, प्रत्येक बच्चे तक पाठ्यपुस्तक मिली या नहीं मिली, साथ ही प्रत्येक स्कूल में इस बार हम बच्चे के लिए वजन नापने की मशीन। बालाघाट नैनपुर जबलपुर राज्य मार्ग वर्तमान में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बालाघाट नगर मुख्यालय से इस राजमार्ग के आरंभ होने के साथ ही सड़कों पर गड्ढों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। नगर की रानी अवंतीबाई चौक से लेकर राज्य मार्ग के अनेकों जगहों पर बने हुए गड्ढे सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इनकी मरम्मत को लेकर अब तक प्रशासनिक तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की दुर्दशा को लेकर आमजन का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक तरह रोड बहुत सकरा है और बीच में जो ट्रैफिक वाले में डाइवर्सन की लगती हैं, इससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, क्या लगता है कि इससे क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, क्या हो सकता है? अभी तो गड्ढे काफ़ी छोटे आगे और बरसात आने बाकी है, तो बरसात और बढ़ेगी, ये बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि यदि ट्रक निकलता है तो वन साइड क्लियर हो जाता है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ कम से कम प्रशासन ने गड्ढे भरते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आए दिन मतलब भीड़ भड़के होते रहे, दोनों तरफ से अतिक्रमण है और भीड़ ज़्यादा होती है, गड्ढे हैं, जिससे मतलब दुर्घटना हो सकती है कभी भी। अच्छा, किस प्रकार के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? रोड में आगे गड्ढे तो हैं तो। अच्छा, आगे जो बारिश होगी उससे क्या स्थिति बनेगी? और ज़्यादा खराब होगा उससे। आवागमन कैसा रहता है यहाँ? आवागमन तो ज़्यादा रहता है, ये नेशनल हाईवे रेट है। अच्छा, 9 पॉइंट टचिंग है। क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन को? भाई शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका सुधार करना चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए। वहीं इस मामले में राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक दीपक आड़े ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि बालाघाट नैनपुर जबलपुर राज्य मार्ग 1 साल पूर्व नेशनल हाईवे को स्थानांतरित हो गया है। इस वजह से वे इस सड़क मार्ग को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वे इस मामले को संज्ञान में लेंगे। मध्य प्रदेश शासन एक बार फिर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों की दक्षता बढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसे नाम दिया गया है बेसलाइन टेस्ट। इसके तहत कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 15 से 17 जुलाई के बीच परीक्षा आयोजित की जानी है। चलिए जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में पीके अंगूरे इस विषय में क्या जानकारी दे रहे हैं। जो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं उसके अनुसार से 15 से 17 जुलाई के बीच में बेसलाइन टेस्ट लिए जाना है। यह बेसलाइन टेस्ट इस वर्ष केवल कक्षा 6वीं के लिए ही होगा और जो पूर्व में जो टूल्स बेसलाइन टेस्ट के टूल्स थे उसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। सर, क्या मकसद को लिया जा रहा है? ये बेसलाइन टेस्ट मूलतः दक्षता उन्नयन के लिए है। छात्र की दक्षता को परख कर और उनका जो रेमेडियल कक्षाएं चालू की जाती हैं जिससे उनकी दक्षता उन्नत होती है। सर, पिछले बार भी तो अपने यहाँ हुआ था सर। हाँ, पिछले बार पूर्व कक्षा 1 से 8 तक का बेसलाइन टेस्ट हुआ था, लेकिन इस वर्ष जो निर्देश है केवल कक्षा 6वीं के लिए है। सर, क्या है मतलब क्या रहता है इसमें बेसलाइन टेस्ट में? बेसलाइन टेस्ट में जो छात्र की दक्षता है उसको परखी जाती है कि छात्र किस स्तर का है और उस आधार पर समूह बनाए जाते हैं और समूह में दक्षता उन्नयन के लिए प्रयास किया जाता है। जो हमारे शाला के कालखंड है उनमें दक्षता उन्नयन का पीरियड लगता है और जैसे ही उनकी दक्षता उन्नत हो जाती है तो अगले समूह में आते हैं। मूलतः इसका अंकुर समूह, तरुण समूह और उमंग समूह होता है। प्राथमिक शालाओं में 2 समूह होते हैं और माध्यमिक शाला के लिए 3 समूह बनाए गए। मतलब ये कहा जा सकता है बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए परीक्षा ली? हाँ, बिल्कुल, उनकी दक्षता उन्नयन करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के हृदय स्थल कालीपुतली चौराहा के निकट स्थित बदहाल और उजाड़ हो चुके अतिक्रमण की मार झेल चुके पार्क को संवारने और उस स्थान पर चौपाटी बनाने के लिए नगरपालिका द्वारा सीमांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। नगरपालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले बताते हैं कि गार्डन को वापस गार्डन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें सामने की जगह में चौपाटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल फाउंटेन इंस्ट्रूमेंट बच्चों के लिए लगाए जाएंगे, साथ ही बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार का स्वरूप बदलकर मॉडर्न कर दिया जाएगा। ये गार्डन को वापस गार्डन ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो कोने की जगह है, जो सामने लोग बैठे हुए थे उनको पीछे स्थापित करेंगे। उनको पीछे चौपाटी रहेगी, सामने पूरा गार्डन रहेगा। मतलब किस तरीके का रहेगा? कुछ नक्शा वक्शा तो बना होगा, क्या क्या रहेगा इसमें? उसमें फव्वारा है, फाउंटेन रहेगा, बच्चों के खेलने के इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए बैठक व्यवस्था रहेगी और कुछ लैंडस्केपिंग रहेगी फ्रंट में और पीछे तरफ चौपाटी रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो अति पुराना गार्डन था इसको अब इसकी तस्वीर चेंज बदलेगी? हाँ, स्वरूप बदल जाएगा, अच्छा मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न हो जाएगा। सर, किस तरीके की दुकानें रहेगी? चौपाटी वालों किस तरीके की दुकानें होगी? प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म के बाद में प्लेटफॉर्म के ऊपर एक से डिज़ाइन के मतलब सिमिलरिटी बनी रहे उस दृष्टि से और देखने में सुंदर लगे, उस दृष्टि से छोटे छोटे अपन बोलचाल की भाषा में जिसको ठेला बोलते हैं। जिले के अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित गांव में अधिकारियों की फौज लेकर खुद कलेक्टर एसपी ने आदिवासियों के बीच ग्राम सोनगुड्डा और राशीमेटा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन करके यहां लोगों की परेशानियों को सुना और अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाकर मोहलत दी गई।
कि तय समय पर लोगों की समस्या हल नहीं हुई तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र, बंटवारा, फौती, राशन कार्ड समेत राजस्व से जुड़े दस्तावेज न मिलने से ग्रामीणों को शासन की कई योजनाओं से वंचित होने के मामले सबसे अधिक उजागर हुए। कलेक्टर दीपक आर्य ने क्षेत्र के पटवारी, गांव के सचिव, रोजगार सहायक को जमकर फटकार लगाई। वहीं इस शिविर में जहां ग्रामीणों को जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं समाज सेवी संस्था के द्वारा जांच शिविर लगाया गया था, साथ ही यहां छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को स्कूली बैग, छाता और कपड़ों का वितरण भी किया गया। ये एक हम लोग जिला प्रशासन ने और जिला पुलिस ने एक जॉइंट हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन अभी एक प्रारंभ किया है, जिसमें कि सप्ताह में कम से कम एक बार या 15 दिन में एक बार हम लोग किन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, ग्रामीणों की समस्याएं वहाँ पर सुनी जाएंगी और जो भी समस्या उनका निराकरण उसी स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी क्या समस्या है यहाँ पर? राशि मेटा का जो मामला है, इसमें चूँकि यह एक नक्सल प्रभावित जगह है और दूरस्थ ग्राम है, आप आए, चूँकि मंगलवार को जनसुनवाई हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन हर कोई जनसुनवाई में नहीं जाता है, तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक ग्रामों में पहुँचें, लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को जानें। जिस प्रकार की समस्याएं आएंगी ये है संभव यही होगा कि ये जो समस्या एक जगह आ रही है वैसी समस्या दूसरी जगह भी होंगी, उन सब के संदर्भ में समस्या निर्देश जारी किए जाएंगे और जहाँ भी संभव होगा वहाँ स्वयं पहुँच करके निराकरण करवाएंगे। जिले के अति संवेदनशील इलाकों में नक्सली सक्रिय है और खासकर बारिश में नक्सली छत्तीसगढ़ से खदेड़े जाने के बाद जिले की सीमावर्ती इलाकों में पनाह लेते हैं। ऐसे में प्रशासन की साफ मंशा है कि ग्रामीण नक्सली विचारधाराओं को न अपनाते हुए शासन की योजनाओं से आर्थिक उन्नति करें और आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए शासन की योजना के तहत ग्रामीणों और महिलाओं को उन्नत खेती और रोजगार से जोड़ने पर बल दिया गया। बालाघाट जिले का और काफी सेंसिटिव गांव है, यहाँ पर किस तरह की समस्या सर ग्रामीणों से आपको सुनने में? जैसा कि इस गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का बालाघाट जिले के 10 गाँवों का चयन किया गया है और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इन गाँवों का चयन किया इस आधार पे कि कौन से ऐसे गांव हैं जो दूरस्थ स्थित हैं और जहां पर कई बार नक्सल मूवमेंट या नक्सल प्रभावित होने की उनकी आशंका बनी रहती है। इन गाँवों की सबसे पहले हम लोगों ने जो सबसे बेसिक समस्या है जो उनके रोजगार की है या जो अपना कृषि भी यहाँ पर करते हैं तो उन्नत कृषि एक नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो किसी न किसी कारण से गरीबी की चपेट में आते हैं और फिर किसी अन्य लोगों के द्वारा या नक्सलों के द्वारा प्रभावित होकर या उनके बरगलाने से कोई अन्य विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसी उद्देश्य के चलते अभी हम लोगों ने, कलेक्टर साहब और मैंने, ये एक योजना भरोसा नाम से शुरू की है, जिससे कि हम दोबारा इन गाँवों का, ग्रामीणों का सरकार और शासन के प्रति विश्वास और भरोसा जागृत कर सकें। परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की सतत जांच का अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा द्वारा नियमित रूप से वाहनों की जांच कर नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है। परिवहन अधिकारी RS चिकवा ने 4 जुलाई को बालाघाट वारासिवनी मार्ग पर वाहनों की जांच की और नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्यवाही की है। परिवहन अधिकारी चिकवा ने बताया कि जांच के दौरान निजी ट्रेवल्स की बस पर 10,91,816 रुपए का टैक्स बकाया पाया गया था। इस बस को जब्त कर परिवहन कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। इसी प्रकार बस क्रमांक CG4E1351 को बिना परमिट के संचालित करना पाया गया। इस बस को भी जब्त कर परिवहन कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत काजू पौधारोपण के लिए मध्य प्रदेश के 4 जिलों का चयन किया गया है। इसमें बालाघाट जिला भी शामिल है। काजू पौधारोपण के लिए बालाघाट जिले का चयन होने से इस जिले के ग्रामीणों को लाभ होगा और उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। सहायक संचालक उद्यान CB देशमुख ने बताया कि बालाघाट जिले के बैहर क्षेत्र की पहाड़ी जलवायु काजू की खेती के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। काजू पौधारोपण के लिए जिले का चयन होने से काजू के उन्नत प्रजाति के कलमी पौधे भारत सरकार की बेंगलोर स्थित संस्था से पौधारोपण के लिए बालाघाट जिले को उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषक हितग्राही को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का अनुदान इस योजना में देने का प्रावधान है। जिले के आधा से 2 हेक्टेयर रकबे में काजू
फलोद्यान लगाने के इच्छुक कृषक को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। उद्यान विस्तार अधिकारी हरगोविंद धुवारे ने बताया कि बिरसा विकासखंड की गोवारी पंचायत में 2 वर्ष काजू के पौधे मनरेगा योजना में लगाए गए थे और यह पौधारोपण पूरी तरह से सफल रहा है। 2 वर्ष की अवधि में गोवारी में लगाए गए काजू के पौधों में फल आ गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भर्ती में सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र लग रहा है और अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद लगने की जानकारी दी गई और 2 दिन में जमा करने कहा गया, लेकिन वारासिवनी एसडीएम नहीं होने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा था। गुरुवार को दर्जनों छात्र एसडीएम को जाति प्रमाण पत्र बनाने के दस्तावेज जमा करवाने गए थे, लेकिन प्रभारी एसडीएम कटंगी के अवकाश में जाने के कारण सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे और छात्रों के पास बहुत कम समय बचा था। जाति बनाना किस काम में लग रहा है आपको? ये ऐसा है। तो आप कब आए हैं? मैं आज सुबह से आया। यहीं से आए क्या कहीं बाहर से? नहीं, मैं भोपाल से। कल मेरी ट्रेनिंग होती है, पेपर था मेरा वहाँ पर। हाँ। तो 3 दिन का टाइम दिया उसने, तो 3 दिन में लेके आओ, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कब तक लेके जाना है आपको? 6 तारीख शाम तक। 6 तारीख शाम तक लेके जाना है। तो आज जैसे 4 तारीख हो गए, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है ही नहीं, यहाँ पर सर आए नहीं है। एसडीएम साहब नहीं आए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ 15 लोग हैं करीब। 15 लोग। अगर समय पे नहीं मिला आपको तो फिर क्या? कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। गुरुवार को अभ्यर्थियों की सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाने की में परेशानी होने की जानकारी लगने पर पद्मेश की टीम जब एसडीएम कार्यालय पहुंची तो अभ्यर्थी जबलपुर, भोपाल, सिंगरौली सेंटर में सिर्फ सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाने आए थे और प्रमाण पत्र नहीं बनने पर उनकी मिलती नौकरी छूट रही थी और सभी मायूस थे। सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र बनाने कब से आए हैं? मैं कल भी आया हूँ, कल 11 बजे आया था, शाम तक रहा 5 बजे तक। आज अभी आया हूँ 11 बजे। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? कुछ यहाँ पे बता रहे हैं कि एसडीएम सर है नहीं, मतलब गुरुवार और शुक्रवार को उस हफ्ते में थे, उसके बाद है तो एसडीएम सर यहाँ पे नहीं है। तो अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी ये परेशानी है कि मुझे है तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में अर्जेंटली चाहिए। कल 6:30 बजे रिपोर्टिंग है सिंगरौली में मेरा। जैसे मान लो कि अगर आपका अभी बन जाता 2 बजे तक तो आप निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। और नहीं होता तो फिर? तो क्या मतलब भविष्य तो अधर में है ना, हमें तो मतलब एम है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में जाना है, तो वो है तो मेरा चाहिए चांस खत्म हो जाएगा। 1 साल तक वेट करना पड़ेगा और वैसे भी 23 साल इसकी है तो एज है ओबीसी की, और 3 साल है तो रिलैक्सेशन देता है, तो 26 साल हो जाएगी मेरी एज, तो खत्म हो जाएगी। पद्मेश टीम ने उक्त संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा की तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र सिंह को वारासिवनी भेजकर आवेदन किए अभ्यर्थियों का सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवाया। प्रमाण पत्र लेकर सभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती सेंट्रल के लिए रवाना हुए। वहीं परमानेंट एसडीएम नहीं होने के कारण आमजन परेशान हो रहे थे। उन्हें आवेदन पत्र तो किया है कि सेंट्रल की जाति इनको चाहिए, परंतु इन्हें इमीडिएट आवेदन दिया है, किसी ने आज दिया है, किसी ने कल दिया था, और ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसलिए इनकी जाति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो पाएगा, और जैसी व्यवस्था हो जाएगी तो साहब आ जाएंगे। सर एसडीएम साहब नहीं है अभी? हाँ, अभी तो नहीं आया। सर प्रभार में कटेंगे एसडीएम साहब थे, पवार साहब, वो भी नहीं आए? हाँ, वो भी नहीं आया। सर आपने अभी जब जिला मुख्यालय भी चर्चा की तो क्या हुआ? अभी वहाँ से मतलब यानी कि व्यवस्था हो जाएगी तो फिर हो जाएगा। सर किसी को अर्जेंट में चाहिए, कल सिंगरौली में 6 बजे या सुबह तक देना, तो 3 बजे निकलना है, वैसे स्थिति में अभी 2 बज गए, तो फिर क्या होगा? तो इनको बच्चों का भविष्य ऑफिशियल काम है, तो अब तो हमने रेडी कर दी फाइल, जैसे अधिकारी आएंगे वैसा हो जाएगा। अरे आपने अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी है? हाँ, यहाँ से फाइनल कार्रवाई कर दी। नगर में स्थित कमला नेहरू कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चले हम अभियान के तहत निःशुल्क साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं के 80 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल पाकर छात्राएं बहुत खुश नजर आईं। स्कूल चले अभियान के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण को 80 बच्चों को आज कमला नेहरू स्कूल में शासन की क्या मंशा है? शासन की मंशा ये है कि जो ग्रामीण एरिया क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, 2 से 3 किलोमीटर दूर के बच्चे जो आते हैं, उनको आने जाने में सुविधा रहे, उनको तकलीफ ना हो,
इस उद्देश्य को लेकर शासन के द्वारा बच्चों को साइकिल वितरित की जाती है। आज की डेट में 80 साइकिल प्राप्त हुई है विकासखंड शिक्षा अधिकारी पालासोनी से और 80 बच्चों को आज वितरित कर दी गई। किस योजना के तहत है मैडम? ये शासन की योजना है कि बच्चे दूर दराज से आने वाले बच्चे हैं जिनको पैदल आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कई बच्चे क्या है पैदल आने के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं, शाला नहीं आते हैं, तो वो नियमित रूप से शाला पहुँचे और पढ़ाई। वारासिवनी नगर में स्थित श्री राम मंदिर में 4 जुलाई को भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक संपन्न हुई। यहां बैठक प्रभारी प्रवीण मेश्राम, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत व अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में 6 जुलाई से शुरू हो रहे भाजपा का सदस्यता अभियान पर चर्चा कर उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने की जानकारी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को दी गई। लेकिन 6 तारीख को सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से किसी न किसी कार्यकर्ता को जनता में से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। उसके बाद ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ और इस बार सदस्यता अभियान में जो संशोधन हुआ है, पिछली बार हमने मोबाइल से अपना सदस्यता अभियान किया था। पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान चालू हो रहा है। 6 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसी को लेकर जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय सभी जगह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाना। पार्टी का महासदस्यता अभियान 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है पूरे राष्ट्र में, और जिसकी शुरुआत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से करने वाले हैं और उसी तारतम्य में ये बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में हमने तय किया है कि पूरे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में और वारासिवनी के ग्रामीण मंडल 60 पंचायतों में अधिकांश गांव में टोलों तक, मंजरों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और अधिक से अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पूनी सरपंच अंगराज पटले का एक लौता बेटा 21 वर्षीय अतुल पटले का शव 14 अप्रैल 2019 को उसके खेत में पुलिस ने बरामद किया था और रामपाली पुलिस ने मामले को जांच में लिया था और मृतक के पिता पूनी सरपंच अंगराज पटले ने अतुल की हत्या कर फांसी पर लटका देने का संदेह व्यक्त कर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई है। पीड़ित अंगराज पटले ने उक्त मामले की जल्द से जल्द जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग जिला पुलिस प्रशासन से की है। मांग पूर्ण नहीं होने पर परिवार के साथ आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। हमारा कहना है निष्पक्ष जांच होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए कि जिसने किया दोषी को सजा मिलना चाहिए। हम किसी को ये भी नहीं कहते कि ये बताओ 5 फीट 6 इंच का आदमी। अरे आपका ये मानना है कि आपके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई है? हाँ। उसके बाद उसको फांसी लगा दी हाँ, गई? बस काम तो इसकी निष्पक्ष जांच होने की मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग कर। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम यह भी पूरा परिवार से अनशन पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी लड़की जांच नहीं होगी तो अपने हत्या हमने एसपी के और कलेक्टर के सामने अपनी हत्या दे देंगे, तभी हम अपने घर जाएंगे। लालबर्रा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे लालबर्रा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 26 की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। सड़क में औद्योगिक नगरी गर्रा से कंजई बैरियर तक जगह जगह पर बन चुके गड्ढे एवं मार्ग के दोनों ओर पटरी का ना भरा जाना राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। बदलते समय के साथ ट्रैफिक बढ़ने के बावजूद राज्य मार्ग की मरम्मत हेतु पुख्ता कदम न उठाए जाने के चलते ऐसे हालात निर्मित हो गए हैं। पद्मेश की टीम ने जब सड़क के बुरे हालातों का जायजा लिया तो पाया कि गर्रा से लेकर कंजई तक सड़क के दोनों ओर पटरी नहीं भरी गई है, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर नाली नुमा स्वरूप निर्मित हो चुका है। कंजई सरपंच प्रतिनिधि बताते हैं कि कंजई बैरियर, कंजई परसा टोला, नेवर गांव, पौंडी, सिहोरा, पाथरशाही, कटंग टोला, लालबर्रा, मानपुर, बकौड़ा, मेरे गांव, डोकरबंदी, बिरसौला, बहरई व कनकी के बीच में जगह जगह पर गड्ढे निर्मित हो गए हैं। सड़क बहुत जगह खराब हो गई है, पटरियों भी नहीं भराई गई है, जिससे बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। अभी फिलहाल बारिश हुई तो मतलब क्या स्थिति है, कहाँ ज़्यादा सड़क खराब? हमारे कंजई में भी जैसे बेरियल के ऊपर बेरियल जैसी उतरो, वहाँ पे 2-3 जगह गड्ढे हो गए, जिससे रात में समझ नहीं आता, दुर्घटना के चांस हैं।
क्या होना चाहिए? इसकी मरम्मत होना चाहिए कुछ बरसात के पहले, पटरी वटरी भराई कुछ। पद्मेश से चर्चा में राहगीरों ने बताया कि सड़क में जगह जगह गड्ढों में पानी जमा हो गया है और बरसात के पूर्व पटरियों की भराई नहीं किए जाने से फिसलन बढ़ गई है। गड्ढों में पानी जमा होने से समझ नहीं आने के कारण दोपहिया, चौपहिया व बड़े वाहन चालकों के वाहन अनियंत्रित हो रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों पे पानी भर गया है। जी, क्या देखा आपने? मतलब गड्ढों में पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है रास्ते पे अच्छे से और आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, दुर्घटना की समस्या हो रही है। नहीं तो अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बालाघाट। आप भी मोटरसाइकिल से हो? जी। तो कुछ ऐसा देखा आपने कि लोगों को परेशानी हो रही है? लोग हाँ, अब जैसे मोटरसाइकिल वाले लोगों को गड्ढा दिख नहीं रहा है तो उनको धचके वगैरह की वजह से एक्सीडेंट जैसी समस्या बन रही है। यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, गाड़ी वालों को परेशानी हो रही है। नहीं तो जैसे पानी भरा हुआ है तो वहाँ गड्ढा है कोई? गड्ढा है ना। छोटा सा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है गड्ढा। तो अभी जैसे आना जाना कर रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उनको गड्ढा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या स्थिति बन सकती है ऐसे में? ऐसे में एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है। गाड़ी वाले भी बहुत ज़्यादा ये ले लेते हैं। जी, क्या होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं आप? मतलब इसमें तत्काल मिट्टी विट्टी या मुरम या डामर किया जाए। पद्मेश न्यूज के लिए लालबर्रा से मोहसिन खान की रिपोर्ट। लालबर्रा में शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 2019-20 में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी तारतम्य में शासकीय स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा में गत 10 जून से प्रारंभ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में बीए में 126, बीएससी बायो में 34 एवं मैथ्स में 8 विद्यार्थियों के द्वारा एडमिशन लिया गया है, जिसके बाद प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया 3 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, जो 19 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन एडमिशन प्रभारी प्रीति वास्तिक ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में 28 जून से 2 जुलाई तक विद्यार्थियों के द्वारा एडमिशन लिए गए, जिसके पश्चात द्वितीय चरण में वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी प्रथम चरण का एडमिशन स्टार्ट है। इसमें 28 जून से 2 जुलाई तक एडमिशन हुए हैं और अभी सेकेंड चरण का वेरिफिकेशन आज से शुरू हो गया है। मैडम, लगभग कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है अभी? बीए में 126 बच्चों का एडमिशन हो गया है और बीएससी में बायो में 34 और मैथ्स ग्रुप में 8 बच्चे हैं। सेकेंड प्रक्रिया जो कब से प्रारंभ है? सेकेंड प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है बीए बीएससी का। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोवा में बस मोटरसाइकिल की टक्कर से एक की मौत। फर्जी मार्कशीट के मामले में 3 आरोपी को 1.5 साल की सजा। भूमि पूजन के 7 माह बाद भी नहीं बनी वार्ड नंबर 4 की सड़क। 2 माह बाद भी नहीं हुआ पुनी सरपंच के पुत्र की मौत के मामले का खुलासा, पिता ने उठाई जांच की मांग। बालाघाट सिवनी मार्ग जर्जर, दुर्घटना को दे रहे आमंत्रण। एसडीएम अवकाश पर जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे अभ्यर्थी। केंद्र सरकार ने बढ़ाया धान का समर्थन मूल्य, किसान नहीं है संतुष्ट। और नक्सलियों के गढ़ में एसपी कलेक्टर ने सुनी जनता की आवाज। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।